नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सबाजित दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय सबाजित सर में आपका स्वागत है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, आज जो है आज का वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं अनसॉल्व पेपर कक्षा 10 का सॉल्व कराने जा रहा हूं साइंस का, जो सन 2022 का है, सेट नंबर ए 824 बीके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन पिछले सत्र का है, 2022 में आया हुआ, तो बहुत ध्यान से इसे क्लियर करें। आइए आपको समझाते हैं कि प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं और कौन सा विकल्प सही होगा और कैसे सही होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला खंड का भौतिक विज्ञान है और पहला क्वेश्चन है, पहला का 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी वाले उत्तल लेंस उत्तल दर्पण के सामने, देखिए स्टूडेंट्स कि हमेशा मैंने आप लोगों को यही बताया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी तुरंत लिखेंगे यह बराबर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित u का मान स्टूडेंट सदैव ऋणात्मक होता है, ये सदैव ध्यान रखें। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और u का मान सदैव ऋणात्मक होता है, दिया है स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट यहाँ पे यह हो गया u हो गया और पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, तो हमसे 1/f की जगह लिखेंगे 1/20 इक्वल टू 1/b प्लस 1/ फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/-20। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस को जब इधर लाएंगे तो फिर ये स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा, मींस 1/20 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। 1 जोड़ेंगे तो 2/20 यानी 2/20 बराबर 1/v हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें। अब दोनों के मान को पलट देंगे, अर्थात v बराबर आपका आ जाएगा 20/2, काट देंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स तुरंत हम ऑप्शन में देखेंगे 10 सेंटीमीटर कहीं ऑप्शन है तो यहाँ पे लिखा है 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, बस पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे स्टूडेंट्स। और परीक्षा में आप इसे रफ वर्क में कर लीजिएगा क्योंकि हल करने की जरूरत नहीं होती है विकल्पित प्रश्नों में। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मान धन में आया है, धन में आने का मतलब पॉजिटिव चार्ज में पीछे बनता है, अगर यही माइनस में आ जाता तो दर्पण के आगे बनता स्टूडेंट्स, पीछे नहीं बनता। इस बात का आप सदैव ध्यान रखिएगा। तो f का मान 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ स्टूडेंट्स। दूसरा पे आते हैं और दूसरे क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले एक बात और भी बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन है, आप शॉर्ट स्क्रीन मार लें क्योंकि आपके पास अनसॉल्व पेपर होगा परंतु हल नहीं होगा, तो इस वीडियो को देख के बिल्कुल फ्री में, आपको पैसे भी नहीं लगेंगे, आसानी से सारे क्वेश्चन के हल आप पा सकते हैं। तो पूरे वीडियो को एक बार शॉर्ट स्क्रीन मार लें स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि शॉर्ट स्क्रीन हो चुका होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है, मतलब सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स हमने बताया है आपको, ये प्रिज्म बना के आप वीडियो में देख लीजिएगा कि जहां यहां से श्वेत प्रकाश किरण गुजरते हैं तो यहां से जानी चाहिए सीधे, परंतु सीधे न जा करके थोड़ा सा विचलित हो जाती है। सबसे ऊपर लाल रंग होता है स्टूडेंट्स और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है, बैनिया बिनाला, आपको ट्रिक बताया है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि अगर हमसे पूछेगा कि सबसे अधिक विचलन किसमें होता है तो सीधे बैगनी बताएंगे और सबसे कम किसका होता है तो लाल बताएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ठीक सबसे अधिक पूछा है तो सबसे अधिक विचलन होगा स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे, यहाँ देखिए दिया है लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, बैगनी रंग, तो सीधे मैंने क्या बताया, सबसे अधिक विचलन जो होगा बैगनी रंग का होगा। तुरंत क्लिक करेंगे स्टूडेंट, ऑप्शन बिल्कुल गलत होने के कोई चांस नहीं है अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझे हो तब। अब जैसे इसमें ढेर सारे रंग आएंगे स्टूडेंट्स, कभी कभी पूछता है माध्यमिक रंग बताइए, माध्यमिक मतलब पीला वाला रंग को माध्यमिक बोलते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना जो मध्य में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
फिर इसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन जो ग का है, फर्स्ट का ग, और ग में आते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जगह की कमी होने के कारण स्टूडेंट्स मैं बार बार इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरा। हाँ, इसमें आते हैं और इसमें बताया विद्युत जनित्र स्टूडेंट्स बोलते हैं हम अपनी साधारण भाषा में जनरेटर को। और जनरेटर क्या करता है स्टूडेंट, हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मतलब यंत्र चलाते हैं, याद करने का ढंग जो कभी आपको न भूले, यानी यंत्र चलाते हैं, यानी ये क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को, यंत्र चलता है तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को स्टूडेंट्स। जब हम जनरेटर स्टार्ट कर देते हैं, शादी ब्याह में आप देखे होंगे जनरेटर स्टार्ट होते ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, बल्ब जलने लगता है, अर्थात ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है स्टूडेंट्स, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो आसानी से देखते हैं, कहीं तो ऐसा ऑप्शन है, तो पहला है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, तो स्टूडेंट नहीं, उल्टा इसका दे दिया। दूसरा का देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अर्थात ऑप्शन बी सही है स्टूडेंट्स। आपको एकदम गलत का चांस नहीं है, जो आप बहुविकल्पिक प्रश्न में आप ये सोचते हो कि बी मारी कि सी मारी, फिर कोनो भगवान का नाम लेके डी मार देते हो, ये वाले से आपको फुर्सत मिलेगी स्टूडेंट, क्योंकि पढ़ाई में लॉजिक चलेगा, ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट्स। अब आते हैं घ वाला, आपको बताते हैं स्टूडेंट्स घ का क्वेश्चन, पहले का घ, और पहले का घ का दिया है कि 220 वोल्ट से 220 वोल्ट का मतलब हमारा क्वेश्चन में दे दिया V बराबर 220 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। और वाट शक्ति का मात्रक होता है, यानी P बराबर दे दिया 100 वाट, ठीक है स्टूडेंट्स। के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध मींस स्टूडेंट्स R बराबर हमसे पूछ रहा है, और हमने सूत्र आपको बताया है P = V²/R। ये सूत्र हमने स्टूडेंट्स अभी कल या परसों वाली वीडियो में बताया है, जो क्लास वाली वीडियो है। तो यहाँ से हमसे R पूछ रहा है, तो तिर्यक गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स, मींस हम यहाँ पे लिख देंगे R बराबर V²/P, यानी स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए V² का मान 220 दिया है, यानी P बराबर 220 × 220, स्क्वायर हो गया 2 बार, और बटे P का मान स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 दिया है, तो 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दिए, 22 में 22 का गुणा करेंगे स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है 484 484 आएगा स्टूडेंट्स। आप मल्टीप्लाई गुणा करके आप देख लीजिएगा, और देखते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स, शक्ति कहीं पे दिया है 484, आते हैं स्टूडेंट्स 484, ऑप्शन बी पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स। और ऑप्शन बी पे बैठिए आप लोग यहाँ पे, ऑप्शन बी पे स्टूडेंट 484 पे हम क्लिक करेंगे। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स देखिए, ये 5 क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन, चारों का आंसर आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। और इसी तरह से इस सत्र में जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्लान बनाया गया है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें, उसमें ये आपका पुराना मॉडल पेपर है, पिछले साल वाला 2022, लेकिन 2023 में स्टूडेंट्स ये 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन ना होकर के आपको टोटल 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जिसमें 7 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, और 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए 7 7 14 6 20, टोटल 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के रूप में होंगे। तो परेशान मत होइएगा, थ्योरी पीछे की जितनी भी वीडियो मैंने दिया है उस वीडियो को आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। पढ़ने के बाद बहुविकल्पी सारे क्वेश्चन को हल करें, आसानी से हल करेंगे। वीडियो बिल्कुल मुफ्त है बेटा, इसके लिए आप आसानी से ये नहीं बोलेंगे कि हम गरीब हैं, दिक्कत है, मोबाइल सबके घर पे है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये मैंने प्रक्रिया सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल मुफ्त में स्टार्ट की है, जिससे कि गरीब घराने के बच्चे भी उच्च स्कोर ला सकें और उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो स्टूडेंट्स। तो आते हैं, अब आते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे स्टूडेंट्स, और 1 नंबर में अगर कभी कभी बच्चों को समस्याएं आ जाती हैं, सर हम कैसे लिखें, तो ये हमारी पूरी कॉपी है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पृष्ठ है, इस पे सीधे पहुंच जाएं और लिखें प्रश्नोत्तर 1। अब यहाँ पे क्या था, प्रश्नोत्तर 1 हो गया, यहाँ पे क आप लिख सकते हैं, क में पहला सही है तो आप ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे।
देखिए स्टूडेंट्स, मैं सारी गतिविधि आपको बता रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप दिक्कत करें परीक्षा में आप इस तरह से लिखेंगे। अगर दूसरा है, अगर ख को हल करना है स्टूडेंट्स, तो यहीं पे आप कर देना प्रश्नोत्तर 1 का ख कौन सा सही है हमारा, डी। तो यहाँ पे तुरंत लिख देंगे डी, बैगनी रंग में। स्टूडेंट्स लिखने का ढंग भी मैंने बता दिया, ऐसे सारे क्वेश्चन को करेंगे। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने अवतल दर्पण के उपयोग में मैंने कई पॉइंट्स आपको बताई थी। पहली पॉइंट्स दो केवल मात्र पूछा है। पहली पॉइंट्स में बताते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में हम करते हैं स्टूडेंट्स। इसको सीधे दाढ़ी लिखते हैं क्योंकि अंग्रेजी में सेविंग हो जाएगा। तो दाढ़ी बनाने में करते हैं। क्यों दाढ़ी बनाने में करते हैं स्टूडेंट्स? सैलून में जाते हैं, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो हमारा चित्र थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। और बड़ा दिखाई देगा तो खील मुहासे जो होंगे हम आसानी से उसको बचा देंगे। अगर छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा, काट देंगे, ब्लडिंग होने लगेगी स्टूडेंट्स, दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करें, पहला उपयोग ध्यान रहे, दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक उपयोग हुआ स्टूडेंट्स। दूसरा उपयोग हमने बताया था कि कान के अंदर हमें देखना होगा और नाक में देखना होगा। नाक, कान, गला इत्यादि के आंतरिक भागों की जब जांच करनी होती है तो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करके इधर से डॉक्टर आसानी से देख लेते हैं। यानी दूसरा उपयोग नाक, कान, गला इत्यादि के आंतरिक भागों की जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, वीडियो में आपको विधिवत बताया गया है। तीसरा उपयोग मैं बता रहा हूं, तीसरा उपयोग बताया गया कि बड़े बड़े वाहनों में जैसे रेल में या जेट में, पानी वाली जहाज में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दूर से किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखने के लिए। फिर इसका सोलर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये 3-4 उपयोग है। 4 उपयोग अगर आपने स्टूडेंट्स लिख दिया तो आधा नंबर भी देंगे, तब भी ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। आपका 2 नंबर में से थोड़ा सा भी नहीं काट पाएंगे, क्योंकि एक लाइन पे भी आधा नंबर देंगे। तो 4 लाइन आपने 4 पॉइंट्स लिखा है, आपका 2 नंबर ओके हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक भी नंबर नहीं कटेगा। हाईएस्ट नंबर लाने के दिमाग में मैं सारी बातें बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 के ख पे लिखा है दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पे आप लोगों को कंफ्यूज किया है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है? किताबों में दिया है, चाहे जिस राइटर की आप पढ़ो, किताबों में लिखा है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। ठीक है स्टूडेंट्स, अबिंदुकता दिया है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, वर्णांधता, ये 5 दोष दिया है स्टूडेंट्स, लेकिन कहीं दीर्घ दृष्टि दोष नहीं दिया है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दीर्घ दृष्टि दोष जो है दूर दृष्टि दोष का ही नाम है, ये ध्यान रखना। जो नया नाम देके इससे पूछ दिया, आप कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। यानी दीर्घ दृष्टि दोष क्या पूछा, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, तो लिखेंगे ऐसा दृष्टि दोष जिसमें 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब इतना दूरी से दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, लेकिन उससे नजदीक की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देगी, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा और उपयोग 1 नंबर परिभाषा पे दे देंगे और 1 नंबर फिगर बना के आप लिख देंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। कोई चांस नहीं है कि आपके क्वेश्चन गलत हो या परिभाषा मैंने बता दिया। अगर फिगर भी आपका देने का विचार करें, स्पीड फास्ट रखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा नेत्र हो जाएगा, नेत्र गोलक, यहाँ पे लेंस बना देंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बना देंगे हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे। उत्तल लेंस देखिए ये क्या करता है, किरणों को हल्का बटोरता है, देखिए बटोरा है और खींच करके कहाँ पहुंचा देगा, रेटिना में। अगर ये आप फिगर बना दिए स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, अगर आप ये फिगर बना दिए, कोई चांस नहीं है कि आपका 2 नंबर में से 2 नंबर टीचर्स काट पाएंगे स्टूडेंट्स। ध्यान रखें, 1 नंबर परिभाषा पे हो गया, 1 नंबर फिगर पे हो गया। अगर आधा नंबर फिगर और लिख देंगे आप उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 का ख भी हो गया। ग पे आते हैं, ग क्या बोल रहा है, उत्तल लेंस
द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया के किरण आरेख बनने की प्रक्रिया को किरण आरेख द्वारा समझाइए। उत्तर देखिए स्टूडेंट्स, ये भी 2 नंबर का है और आप वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने वीडियो में बताया कि अवतल लेंस का जो उपयोग है किरण आरेख खींचना, उसकी 6 स्थितियां हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उत्तल लेंस की कितनी है? 2 स्थितियां। तो मैंने बताया था कि जब उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस की 6 स्थितियां स्टूडेंट्स, इसमें से बोला है तो इसमें से हम क्या करेंगे? किसी भी 2 का प्रयोग कर देंगे। और 2 का प्रयोग करने में स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि आप क्या करेंगे? जब प्रतिबिंब कहां बने? जब वस्तु अनंत पे है, वस्तु को रख देते हैं, जब वस्तु अनंत पर है तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? यहाँ उत्तल लेंस बनाएंगे। अनंत से आने वाली किरणों को क्या माना जाता है स्टूडेंट्स? मुख्य अक्ष के समानांतर माना जाता है। और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे F2 द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। तो ये फिगर आप बना देंगे जब वस्तु अनंत पे होगा, तो इसको उतार लीजिएगा स्टूडेंट्स। एक उपयोग 1 नंबर का काम हो गया। लिखेंगे इसमें जब वस्तु अनंत पर हो, और फिर इसके आगे बढ़ा के लिख देंगे अनंत से आने वाली किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर माना जाता है। और जब ये उत्तल लेंस से गुजरती है तो द्वितीय फोकस से ये इधर से होके जाएगी, ये उधर से होके जाएगी, एक दूसरे को काटती है। पहला रूल हो गया प्रक्रिया। दूसरा क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? अब इसी को मिटाते हैं और इसी को लिख देंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर, ठीक है, जब C पर मतलब यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट C, ठीक है। वक्रता केंद्र यहां पे हो गया, अरे F1 वक्रता केंद्र C, ठीक है, यहाँ पे कर दें या इससे दूर भी रख सकते हैं हम, कोई एक स्थिति को रख दें, दूर रख देते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच, ये भी कर सकते हैं। 6 में से स्टूडेंट्स कोई 2 जोड़े देंगे और यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ठीक है, और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली सीधे निकल जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा रहा F2 2F2। इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बना देंगे स्टूडेंट्स। 2 में 2 नंबर आपका श्योर मिल जा रहा है। 1 नंबर फिगर पे, 1 नंबर लिखने पे और ये इस बात को लिखने पे। तो ये दोनों आपका ओके हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना और उतार लीजिएगा। वीडियो को 60 स्क्रीन प्रत्येक का आप 60 स्क्रीन मार सकते हो, मोबाइल में तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक दिया है स्टूडेंट्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आने के बाद बात करते हैं और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप इधर का उतार लिए होंगे। नहीं उतारे तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 60 स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स। अब इधर के सवाल थोड़े बड़े होंगे स्टूडेंट्स, मिटा रहा हूँ और सवाल को मैं इधर लगा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए। इधर का मैटर पूरा मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको समझाने में समस्या आ रही थी स्टूडेंट्स। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चले। और फिर आपकी सुविधाओं के लिए मैं अगला प्लान जरूर बनाऊंगा। वीडियो कंटिन्यू चलती रहेगी स्टूडेंट्स, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और अगला पेपर जो होगा आपका अभी फिजिक्स का है ये, और कुछ ही समय बाद आपको केमिस्ट्री का रियल सॉल्व सेम खंड का मिलेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे भौतिक विज्ञान की जगह खंड ख और रसायन विज्ञान लिखा हुआ मिलेगा। तो आते हैं स्टूडेंट, देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हम लोग सवाल को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्टूडेंट्स देखो, ये 4 नंबर का है, ध्यान रखें कहीं थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख करके आप इस चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि हमको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। 4 में 4 नंबर लाने के लिए उस प्रकार से लिखना भी पड़ेगा स्टूडेंट्स। जैसे 3 है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे प्रश्नोत्तर 3 का को, और यहाँ पे लिख देंगे सीधे हल, मतलब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले ही लिखा है 2 ओम 3 ओम 4 ओम, मतलब 3 प्रतिरोध दिया स्टूडेंट्स। मींस हम यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर 2 ओम, ठीक है, R2 बराबर
3 ओम, R3 बराबर 4 ओम। 3 प्रतिरोध दे दिया। प्रतिरोध को 24 वोल्ट के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है स्टूडेंट। समानांतर क्रम मतलब V बराबर 24 वोल्ट समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है स्टूडेंट्स। मतलब ये देखिए हमारा प्रतिरोध हुआ और किस क्रम में अब जोड़ रहे हैं हम, समानांतर क्रम में। परिभाषा स्टूडेंट्स मैंने बताई थी, जब विभिन्न प्रतिरोधों के का पहला सिरा एक ओर और दूसरा सिरा दूसरी ओर जोड़ा जाए तो यह संयोजन समानांतर क्रम संयोजन होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका हमारा देखिए ये वोल्टेज हो गया, जहाँ पे हम लिखेंगे ये कितना है 24 वोल्ट। ये है R1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, R1 बराबर हो जाएगा 2 ओम, R2 बराबर हो जाएगा 3 ओम, R3 बराबर हो जाएगा 4 ओम। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से फिगर भी आप बहुत बेटर ढंग से बनाते हो। यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं स्टूडेंट्स और दूसरे सिरे से पूरा का पूरा जोड़ देते हैं। देखिए ये हमारा फिगर भी हो गया। एक नंबर इस पे भी देंगे, एक नंबर हमारे क्वेश्चन लिखने के ढंग पे देंगे, 2 नंबर तो हमने यहीं पे कलेक्शन कर लिया है स्टूडेंट्स। अभी भी हमसे पूछ क्या रहा है, जोड़ा जाता है इस संयोजन में 24 वोल्ट मतलब V बराबर 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी के संयोजन में प्रवाहित धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिखने के ढंग पे एक नंबर इस पे 2 नंबर आपको मिलेंगे। अब 2 नंबर में प्रश्न को सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स। 4 में 4 नंबर हमारा कहीं से भी कटने का कोई चांस नहीं होगा। तो जानने से ज्यादा ये ढंग भी सीखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो आइए हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है, समांतर क्रम का सूत्र मैंने बताया है। एक बार यहाँ पे लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/R बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। स्टूडेंट्स हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। 1/R इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें 6 का गुणा करेंगे, 6 गुना 12 ऊपर 6 इकाई 6। इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 तिन 12 4 इकाई 4। 3 का गुणा करेंगे स्टूडेंट्स, हो जाएगा। और इस तरह से 6 4 10 3 13। R बराबर हमारा स्टूडेंट्स हुआ, R बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं हम 13/12, यानी केवल R लिखेंगे तो ये मान पलट जाएगा 12/13 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमारा R इक्वल्स टू हुआ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमसे पूछा है V का मान दे दिया, I का पूछा है, तो ओम का नियम आप लोग जानते हो। ओम का नियम क्या है, I बराबर V/R, I बराबर V/R। स्टूडेंट सूत्र है, V का मान हमारा दिया है 24, R का मान दिया है स्टूडेंट्स हमारा अभी लाए हम लोग 12/13। ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे हम कर सकते हैं 24 बटा 12 गुणित 13 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स। 12 दूना 24, अब ये 2 बचा, ये 13, 13 दूना 26। I बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 26 एम्पियर। दैट इज माय फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। ये बात ध्यान रखना, इस तरह से सॉल्व करना, आपका 4 नंबर में से 1 नंबर कटने का कोई चांस नहीं है स्टूडेंट्स। उतार लीजिए या 60 स्केल मार लीजिए स्टूडेंट्स। बहुत लंबे दूरी तक नहीं जाना है, समय नहीं है स्टूडेंट्स। समय का मतलब वीडियो में समय देने का कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स, आप 60 स्केल मार के समझ सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, और अगले स्टूडेंट्स पे हम क्या करेंगे, अथवा करके दिया। अगर सपोज दैट आपको ये सवाल नहीं आता है स्टूडेंट्स, सपोज दैट आपको ये सवाल नहीं आता है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। ऐसी कंडीशंस में अथवा हो गया, यहाँ पे ये लिखा है, दूसरा आता है तो दूसरा ही लगाते हैं, सेम इसी तरह से लिखेंगे। बस इसके लिए यहाँ पे कर देंगे अथवा। तो एग्जाम जांचने वाला काफी टीचर्स जो है वो समझ जाएंगे कि ये अथवा वाला सॉल्व किया है। लिखा है 4 ओम प्रतिरोध से, 4 ओम मतलब सीधे लिख देंगे R बराबर 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड, T बराबर आप चाहो तो लिख सकते हो 1 सेकेंड। ठीक है, 10 जूल की उष्मा H बराबर कितना,
H बराबर कितनी 10 नहीं 100 जूल स्टूडेंट, 100 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर क्वेश्चन मार्क, V बराबर स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। तो हमने आपको सूत्र पढ़ा दिया है स्टूडेंट्स V बराबर, और यहाँ पे मैटर देखिए जूल में दे दिया है, इसलिए कैलोरी में कन्वर्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको सूत्र पढ़ा दिया है V²/R × T, ये सूत्र मैंने बता दिया है स्टूडेंट से। तो हम R = हमें R ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना था? अच्छा विभवांतर V पूछा है स्टूडेंट्स, तो V पूछा है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। H की जगह पे सीधे लिख देते हैं, H की जगह पे 100 बराबर V²/R, R की जगह पे कितना दिया है 4 मल्टीप्लाई 1 गुणते 1 कर देते हैं, तो 1 का गुणा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। V² बराबर 100 गुणते 4 इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स। V बराबर अगर आपको ज्ञात करना होगा तो यही मान किसमें आ जाएगा 100 गुणते 4 करड़ी में आ जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है स्टूडेंट्स और 4 का वर्गमूल 2 होता है 20, यानी V बराबर स्टूडेंट 10 गुना 20 इसमें आ जाएगा स्टूडेंट वोल्ट में। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपका ये भी लग सकता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और एक बात है स्टूडेंट्स, हमने आपको सवाल में बताया है, आप इसे कुछ किताबों में आप देखें या ऑफलाइन वाले क्लास में सर जी आपने H बराबर तो नहीं बताया है, तो हमने बताया है H भी आप लिख सकते हो, W भी लिख सकते हो, अगर ऊष्मा की बात करें तो Q भी लिख सकते हो। आप परेशान मत होना, तीनों से ही। ठीक है स्टूडेंट्स, आप परेशान ना हो कि सर आपने H लिख दिया W नहीं लिखा, दोनों बात एक ही है स्टूडेंट्स, आप क्लियर कर सकते हो इस उत्तर से। ठीक है, और फिर इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आगे स्टूडेंट्स। आगे की प्रक्रिया में हम इसे मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन के साथ स्किल हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं और आगे की प्रक्रिया में स्टूडेंट्स अब सेम क्वेश्चन उसी तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स। अगर सवाल है तो, थ्योरी है तो सब आपको समझाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का ख, तो यहाँ पे तुरंत हम बनाए देंगे का 3 का ख। अब ख में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, संयोग से सवाल ही दिया है, तो सवाल में देखिए लिखा है प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए स्टूडेंट्स। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम हैं? 2 नियम हैं स्टूडेंट्स। एक देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समतल लेते हैं, समतल तल पालिशदार तल यानी पालिश कर दिए, ये हो गया हमारा। ऊपर वाले को बोलते हैं परावर्तक तल और नीचे वाले को बोलते हैं स्टूडेंट्स ये पालिशदार तल। ये कैसी तल है? पालिशदार तल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पालिशदार तल हो गया, ये हो गया परावर्तक तल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, प्रकाश किरण आती है और टकराने के बाद वापस चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब हम अभिलंब डालते हैं तो इसके मध्य में प्राप्त होती है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण, आपतित किरण, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है स्टूडेंट्स, ये परावर्तित किरण हो गई। और ये आपतन बिंदु, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? आपतन बिंदु। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो में आप देखिएगा, प्रकाश वाली वीडियो में मैंने इसे विस्तार से बताया, सबसे ज्यादा व्यूज उसी का गया है स्टूडेंट्स। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी को इतना बेटर करें कि इसका व्यूज जो है, ठीक है, के में न दिख के बल्कि इसका जो पढ़ाया हो के में दिखा है तो इसको मिलियन में ला दीजिए स्टूडेंट्स, ये मेरे लिए बेटर रहेगा और आपके लिए भी। मुझे लगेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो और भी बेटर ढंग से देने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन कभी कभी विकल्प में पूछ देता है परावर्तन के कितने नियम हैं, तो सीधे लिखेंगे परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले इसको हल करने का ढंग क्या होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर 3 का ख, यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो इसमें लिख देंगे
परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं, इसको लिख देंगे स्टूडेंट्स। फिर इधर जगह नहीं है स्टूडेंट्स, हमेशा दाहिने साइड फिगर बाएं साइड में लिखना। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ पॉइंट्स नंबर 1 क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। देखना स्टूडेंट्स, मिस्टेक ना हो। क्या बोला मैंने, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या तीनों एक ही तल में होते हैं। कहीं कहीं बिंदु पे दे देता है। पॉइंट्स नंबर 2 देखिए, आपतन कोण ये आई होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित और इसके बीच बना कोण परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात मैंने वीडियो में क्यों होता है, कैसे होता है, ये बात तो मैंने ऑफलाइन भी समझाया है और ऑनलाइन वीडियो में भी जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्यों और कैसे होता है ये बात वहां पे। यहाँ पे आपके इसमें से स्टूडेंट्स आपने ये रूल लिख के ये लिख दिया, 2 नंबर इस पे और वहां फिगर 1 नंबर उस पे, और आपका कितने नंबर का है ये स्टूडेंट्स, ये 4 नंबर का है स्टूडेंट्स। तो एक बात और ध्यान रखें, 4 नंबर के क्वेश्चन में इतने से बात नहीं बनेगी, पहली बात बता दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इतने से बात बनेगी तो नहीं बनेगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार फिर से देख लें स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पूरी परिभाषा लिखिए स्टूडेंट। जब प्रकाश किसी पालिशदार तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर उसमें हो जाए स्टूडेंट्स तो ध्यान रखें, आपतित किरण की परिभाषा, परावर्तित किरण की परिभाषा, अभिलंब और आपतन बिंदु, इन सब की परिभाषा देने के बाद फिर नीचे हेडिंग बनाइएगा प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन में फिर इसको लिखिएगा फिगर बना के स्टूडेंट्स, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। कोई चांस नहीं है कि आपके 4 नंबर काटें। अगर सवाल दे दिया जैसा कि इसमें दिया प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो नियम इतने देना, क्योंकि नीचे देखिए हमको लग रहा है कि इसमें सवाल भी दिया, तो सवाल के लिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, 2 नंबर, और 2 नंबर का हो जाएगा स्टूडेंट सवाल। ठीक है, तो सवाल की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। सवाल मतलब न्यूमेरिकल आपका, और न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स इसमें न्यूमेरिकल भी दिया है, तो न्यूमेरिकल की प्रक्रिया में आते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अवतल दर्पण दिया स्टूडेंट्स मींस हम सीधे लिख देंगे अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर u बराबर -10 सेंटीमीटर एक वस्तु स्थित है। यदि दर्पण का आभासी प्रतिबिंब स्टूडेंट सदैव धनात्मक बनता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा धन बनेगा, या आगे के चांसेस नहीं है, बनता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो पहले f बराबर हम लोग निकाल लें, तब r बराबर आपको बता देंगे। ठीक है, तो सूत्र लिखेंगे, सूत्र दर्पण है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें ये अवतल दर्पण है, तो दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/f, हमें ज्ञात करना है, 1/v का मान है 1/10, v का मान 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/20 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/-20। तो ये देखिए स्टूडेंट्स आपका 1/f बराबर 1/20 माइनस 1/20, 10 है u का मान स्टूडेंट्स 10, तो यहाँ पे 10, तो 10 एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो 1/f बराबर सीधे यहाँ पे एलसीएम 20 ले लें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आ गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यानी ये आएगा 1/20 ऋण में,
यानी यह बराबर माइनस BCM। अगर स्टूडेंट्स माइनस में आ गया है तो आप सीधे से जान जाइए कि हमारा सही है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सूत्र बताया गया है यह बराबर r/2, यानी आपसे r पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो r बराबर हो जाएगा 2f, यानी r बराबर 2 गुणे f का मान 20। ठीक है, वो भी ऋण चिन्ह के साथ, तो r बराबर 40 CM। 2 नंबर इस पे, 2 नंबर पीछे जो मैंने बताया। 4 नंबर में से आपका कोई काट नहीं सकता स्टूडेंट्स, बता दीजिए। ठीक है, सैटिस्फाइड हो गया होगा स्टूडेंट्स। आते हैं अब चौथा में इसका अथवा भी दिया है, तो अथवा को भी आपको समझा देते हैं। अथवा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो लिखने की प्रक्रिया होगी हमारी, स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, लिखने की जो प्रक्रिया है यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर 3। ठीक है, अथवा, ठीक है, प्रश्नोत्तर 3 का अथवा है, लिखा है कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या चित्र बनाकर करिए। ठीक है स्टूडेंट, और लिखा है कि इसमें अपवर्तन की व्याख्या चित्र बनाकर करिए, आपतन कोण विचलन कोण के चित्र में दिखाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्नोत्तर 3 का अथवा लिख देंगे, और सबसे पहली बात इसमें लिखना पड़ेगा आपको विधिवत। और इस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिज्म, बैठ जाइए आप लोग। सबसे पहले प्रिज्म, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये हमारा प्रिज्म हो गया, यहाँ पे हम आते हैं ABC, प्रिज्म हो गया। श्वेत प्रकाश किरण गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर पड़ते हैं। पहले अपवर्तक 2 पृष्ठ होते हैं, AB और AC, और BC जो है वो आधार पृष्ठ है स्टूडेंट्स, इसका सदैव ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां काल्पनिक चीज है उसे हम डॉट से शो कर देंगे। अब प्रकाश किरण यहाँ से गई, लेकिन हमने आपको बताया है जब प्रकाश किरण किसी, यहाँ पे लिखेंगे श्वेत प्रकाश किरण, और श्वेत प्रकाश किरण सूर्य के प्रकाश किरण को माना जाता है स्टूडेंट्स। ये नहीं कि ये इसको भी कर दें, क्यों उसको माना जाता है, क्योंकि उसमें 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का। तो ये श्वेत प्रकाश किरण जो देखने में आपको सफेद दिखती है, और इस प्रकाश किरण में सभी रंगों के समावेश होते हैं, सभी रंगों का किरणों का। तो यहाँ से देखिए गए स्टूडेंट, तो अपने मूल स्थान से विचलित हो गए, फिर यहाँ से ये किरण जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात फिर थोड़ा सा झुक करके ऐसे 3, 4, 5, 6 और 7, सातों किरणें। मैंने ठीक बताया था, वैनी या वैजनी भी कभी कभी ऐसे लिखते हैं लोग, वैजनी ह पी ना ला। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बताया गया है, लेकिन कंडीशन 7 रंगों का। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे रंग की बात आ गई है। हमसे पूछा एक प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाइए, तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए श्वेत प्रकाश किरण निकालते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार फिर से कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रिज्म हो गया A B C, श्वेत प्रकाश किरण, इसको आगे निकाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और श्वेत प्रकाश किरण यहाँ से निकली, और इसमें ये भी मैंने बताया है कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए आधार रेखा BC के समानांतर हो जाती है। ठीक है, यहाँ से P, यहाँ पे Q, आधार रेखा BC के समानांतर हो जाती है, यहाँ पे हो जाएगा R। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो Q है यहाँ से लंब डालेंगे, ये हमारा विलंब, और इस पे यहाँ पे लंब डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे E हो जाएगा। ठीक है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गमित किरण यहाँ से निकल जाएगी स्टूडेंट्स, निर्गमित किरण को पीछे बढ़ाने पर यहाँ D। ठीक है, और यहाँ पे विचलन को डेल्टा हो जाएगा, और न्यूनतम करना होगा तो डेल्टा m कर देंगे स्टूडेंट्स, न्यूनतम करना होगा तो डेल्टा
यम कर देंगे, ठीक है। और ये प्रिज्म कोण ए है, इसको बोलते हैं क्या, प्रिज्म कोण, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के बारे में बोला था, देखिए आपतन कोण बताया है, आपतन कोण। तो यहाँ पे आपतित किरण ये हो गया आपतन कोण I1 और ये हो जाएगा निर्गमन कोण I2, अपवर्तन कोण R1 और ये R2। देखिए सब आपका इसी में आ गया स्टूडेंट्स। अब आप देख लीजिए, अब यहाँ से आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए माना ABC एक प्रिज्म है जिसके पहले पृष्ठ AB पर श्वेत प्रकाश किरण PQ गुजरते हैं, जो लेंस से प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात आधार रेखा BC के समानांतर हो जाती है। और जैसे ही दूसरे पृष्ठ AC पर पहुंचती है, अविलंब से दूर हटती हुई निर्गमित हो जाती है, ठीक है। इन दोनों के पास बना कोण आपतन कोण और निर्गमन कोण I1 I2 हो गया, अपवर्तन कोण R1 और R2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे जैसे बोल रहा हूँ वहां पे आपको लिखते जाना है। और फिर आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, देखिए ये आपतित किरण है आगे बढ़ाने पर तथा निर्गमित किरण को पीछे बढ़ाने पर, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं आपतित किरण और ये निर्गमित किरण। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गमित किरण को पीछे बढ़ाने पर इन दोनों के झुकाव को विचलन कोण कहते हैं। और जब इस विचलन एक विशेष स्थिति के लिए विचलन कोण का मान 90 अंश से कम हो जाएगा तब तो इसको बोलेंगे न्यूनतम विचलन कोण। विचलन कोण को ही सामने न्यूनतम जोड़ देंगे और डेल्टा इसे डेल्टा यम से प्रदर्शित कर देंगे। स्टूडेंट्स इतना फिगर लिख के जितना मैंने बातें बताई पूरी बातों को अगर आप लिख देते हैं तो आपके सूत्र को कोई नहीं काट सकता। हाँ इसके लिए अपवर्तनांक के लिए इसके लिए सूत्र भी आता है, n = sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 पूरे के बटा sin a बाई 2। आप चाहो तो अपने लेवल के हिसाब से इस प्रकार से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा मार्क्स भी आपको मिलेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, ये 3 का अथवा हो गया स्टूडेंट्स, 3 का अथवा। अब लास्ट क्वेश्चन 4 है और बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आप मेरी वीडियो भी आप देखे होंगे तो वीडियो में भी मैंने और ऑफलाइन क्लास जितने भी स्टूडेंट्स मेरा करते हैं ऑफलाइन क्लास भी, उनको भी बता रहा हूँ दोनों लोगों को कि मोटर जो प्रक्रिया है स्टूडेंट्स, मोटर और दुई जनरेटर, क्या मोटर और डायनामो जिसको बोले हैं जनरेटर, ठीक है। ये दोनों है स्टूडेंट्स। जनरेटर में मैंने बताया था 2 प्रकार का, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती धारा डायनामो और दूसरे को बोला था दिष्ट धारा डायनामो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए मैंने बताया था बेटा कि आप लोगों को 2 मोटर और ई दोनों जनरेटर मतलब है तीनों एकदम लिख के ले लीजिए। अब कोनो ऐसा साल नहीं है जिस वर्ष में या तो मोटर या तो प्रत्यावर्ती धारा डायनामो या तो दिष्ट धारा डायनामो। और ये स्टूडेंट्स आपको आता है 7 नंबर में, 7 नंबर का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों में से हर साल, इस साल के लिए भी लिख लीजिएगा। अगर नहीं फंसता स्टूडेंट तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर आप सही नहीं पढ़ाते हैं, क्लास देखने लायक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको इसमें सॉल्व करा रहा हूँ मोटर में, हो सकता है आप में आ जाए। अगर मोटर में आया तो 7 नंबर में ये दोनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा, एकदम लिखित है स्टूडेंट्स। तो मोटर के बारे में हम बताने चल रहे हैं कि मोटर है क्या। तो मोटर और जनरेटर दोनों में पिछली वीडियो में भी मैंने बता दिया है। दिष्ट धारा में मोटर क्या करता है, लाइट आती है, स्विच ऑन करते हो आप तब यंत्र चलने लगता है, मोटर चलने लगता है। आप धान की दराई करते हैं या फिर गन्ना पेरने वाला काम, मतलब विभिन्न प्रकार के यंत्र आप चलाते हैं। तो ये क्या करता है, विद्युत धारा को, विद्युत धारा इसमें मोटर में धारा जाती है तो ये क्या करता है, विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ये दोनों लोग क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यही ध्यान रखना है स्टूडेंट, दोनों की परिभाषाएं एक दूसरे की अपोजिट है। परिभाषा लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, मोटर की। देखिए हमको फिक्स रूप से पूछा गया विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, आरेख बनाइए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स मैं इसको विधिवत बनाता हूं, फिर भी इस प्रश्न में आया है, अगले में हो सकता है ये आ जाए, तो इसको आपको बढ़िया से समझाता हूं और इसको समझाने के बाद आपकी वीडियो ऑफ होगी स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आपको केमिस्ट्री का वीडियो मैं कुछ ही समय में उसको भी सेंड करूंगा, ठीक है। तब तक अमरजीत सर द्वारा आप लोग मैथ पढ़ेंगे और हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखिए, पहले ही हम लोग हेडिंग लिख देंगे क्या, प्रश्नोत्तर 4, प्रश्नोत्तर 4। और 4 में अब यहां पे आ जाएंगे, हमारी हेडिंग बनेगी विद्युत मोटर। हेडिंग क्या बनेगी, विद्युत मोटर। परिभाषा मैंने अभी बताया, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, युक्ति बोलते हैं स्टूडेंट या उपकरण बोलते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सबकी परिभाषा बताई है, कैसे बल्ब की परिभाषा क्या, विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, विद्युत पंखा जो है एक ऐसी युक्ति है। इतना वर्ड बोलेंगे, विद्युत हीटर एक ऐसी युक्ति है, यहाँ तक जाएंगे। फिर उसके बाद उसके काम के अनुसार बदल देंगे। जैसे बल्ब है तो बल्ब के लिए बताया था, विद्युत बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को इसमें बदलती है, प्रकाशीय ऊर्जा। और हीटर क्या करता है, विद्युत हीटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। तो इस स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा, हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। इतनी बात लिखने के बाद आपकी हेडिंग आएगी सिद्धांत। क्या हेडिंग आएगी स्टूडेंट्स, सिद्धांत। देखिए यहाँ पे दिया है इसका सिद्धांत, तो सिद्धांत में लिखेंगे विद्युत मोटर में हम क्षेत्र चुंबक के भीतर आर्मेचर को रख करके जब उसे घुमाते हैं तो विद्युत बलीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। ये बात सिद्धांत में लिख देंगे स्टूडेंट्स। हमारी वीडियो को बल्कि 2 बार सुन लीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी। नहीं तो मैंने वीडियो के क्लास में इसे बताया और समझाया है स्टूडेंट्स। और फिर तीसरा पे आ जाएंगे, तीसरी हमारी हेडिंग होगी संरचना। अब संरचना में लिखेंगे कि विद्युत मोटर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं स्टूडेंट्स। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, जिसमें आइए आपको फिगर द्वारा आपको समझा देते हैं, ठीक है। 4 भाग होते हैं। अब फिगर थोड़ा सा बड़ा बनेगा स्टूडेंट्स, इसलिए आपको जगह चाहिए मुझे। और यहाँ पे देखिए पहली बात चुंबक, देखो कुछ नहीं करना है कलाकारी में, ऐसे बनाते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे करके इधर खींच देंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, पहला ध्रुव किया, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर इसको यहाँ से ऐसे खींच के यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ पे लिख देंगे यानी ऐसे। और इसका नाम क्या होता है स्टूडेंट, लिखते हैं हम लोग क्षेत्र चुंबक। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या है, क्षेत्र चुंबक। और इसके बीच में हम लगाते हैं आर्मेचर। क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, आर्मेचर, कुंडली, पंखीनुमा जिसको आप बोलते हो आसानी से। ये हो गया हमारा आर्मेचर, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है स्टूडेंट्स। आर्मेचर ये दूसरा भाग हो गया। पहला 4 भाग होते हैं, मैंने बताया था कितने भाग संरचना में, 4 भाग। पहला क्या बोल दिया, आर्मेचर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा विभक्त वलय। क्या होगा, विभक्त वलय, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया विभक्त वलय। पीतल के बने 2 अर्धवलयाकार घेरे होते हैं, सबकी मैं परिभाषा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। फिर यहीं से सटा हुआ हमारा हो जाएगा कार्बन ब्रूस, ठीक है स्टूडेंट्स। और कार्बन ब्रूस से यहाँ पे ले जाके अब विद्युत धारा प्लांट कुंजी लगा देंगे
और विद्युत धारा प्रवाहित करने का प्लान करेंगे। धन आवेश से धारा जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ से ऐसे जाएगी, जाती हुई विभिन्न प्रक्रियाओं से होती हुई फिर क्या करेगी, ब्रश को यहाँ से B1, यहाँ B2 और इसको C1 C2। अब देखिए आर्मेचर हो गया, इसको बोलते हैं विभक्त वलय। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा, ये दोनों क्या है B1 B2, ये हो जाएंगे ब्रश। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, पहला विद्युत मोटर की परिभाषा, दूसरे में सिद्धांत, तीसरी में संरचना। संरचना में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, संरचना में फिगर बना देंगे, दाहिने साइड में फिगर बना देंगे और बाएं में लिखेंगे कि विद्युत मोटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 4 भाग। पहला भाग में हम लिखेंगे हेडिंग क्षेत्र चुंबक। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्षेत्र चुंबक। बात पे विशेष फोकस करिएगा। क्षेत्र चुंबक में आगे हम क्या लिखेंगे, यह NS ध्रुवों वाला एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। बस इसी तरह से लिखना है स्टूडेंट्स। फिर दूसरी बात आ जाएगी और लिखेंगे क्या, आर्मेचर। दूसरी हेडिंग हमारी आर्मेचर हो जाएगी स्टूडेंट्स। आर्मेचर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह नरम लोहे की क्रोड की बनी हुई, किसकी बनती है, नरम लोहा की। तो यह नरम लोहे की क्रोड की बनी हुई कुंडली A B C और D होती है, जिसके ऊपर तांबे के तार को हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं। तांबे का तार लपेटा गया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसे फिर क्या करते हैं, NS ध्रुवों वाले शक्तिशाली चुंबक के बीच में, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख देते हैं। यानी जो बीच में खाली जगह होगा इसको हटाएंगे तो इस कुंडली को ले जाके इसमें रखते हैं। ठीक है बात, इतनी बात को आप किस में लिखेंगे, आर्मेचर में। एक बार फिर से सुन लें, क्या बोला मैंने, आर्मेचर नरम लोहे की क्रोड की बनी हुई एक आयताकार कुंडली ABCD के रूप में होती है, जिसके ऊपर तांबे के तार को लपेट करके चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में रख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर तीसरा भाग हमारा आ गया और तीसरा भाग में आएगा, हेडिंग है हमारी विभक्त वलय। विभक्त वलय, तो विभक्त वलय में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे आर्मेचर के अंतिम सिरे से जुड़े हुए पीतल के 2 अर्धवृत्ताकार, आधा है स्टूडेंट, पीतल के बने हुए 2 अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विभक्त वलय। इसे C1 C2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे, C1 C2 से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर चौथा पे आ जाएंगे और चौथा पे लिखेंगे स्टूडेंट्स ब्रश। क्या लिखेंगे, ब्रश। ब्रश के बारे में क्या लिखेंगे अब स्टूडेंट्स, विभक्त वलय के दोनों सिरों से संपर्कित कार्बन के बने हुए या ग्रेफाइट के बने हुए क्या होते हैं, 2 पत्तियां लगी होती है। इन दोनों पत्तियों को ही हम क्या कहते हैं, ब्रश कहते हैं। इसे B1 B2 से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गए 4 भाग और ये फिगर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतना लिखेंगे और लिखने के बाद अंत में आएगी हमारी हेडिंग। अब अंतिम हेडिंग नहीं है स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे क्रिया विधि। क्रिया विधि में देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझना है कि ये कार्य कैसे करता है, यही ज्यादा समय लेगा स्टूडेंट्स। क्रिया विधि, तो क्रिया विधि में हम क्या करेंगे, जैसे ही कुंडली को, इस कुंडली को बैटरी से जोड़ते हैं या विद्युत से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा, यानी ऐसे लिखेंगे, जैसे ही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली के विभक्त वलय के C1 सिरे से विद्युत धारा होती हुई ABCD से होती हुई फिर कार्बन ब्रश के दूसरे सिरे से होकर ऋण सिरे पर वापस आ जाती है स्टूडेंट्स। तो इसको हमें विधिवत लिखना पड़ेगा। जैसे ही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर उत्पन्न होता है और बलयुक्त आघूर्ण उत्पन्न होने पर यह कुंडली को, देखिए कुंडली हमारी इस तरह से होगी स्टूडेंट्स, इस तरह से कुंडली, तो क्या करेगा, बलयुक्त आघूर्ण होने के कारण यह कुंडली को आधा चक्र ऐसे घुमा देगी और आधा चक्र जैसे ही घुमाती है, ठीक है, तो ये AB सिरा CD पर और CD सिरा AB पर आ जाता है। ठीक है, आवेश पुनः बदल जाने के कारण, आवेश पुनः बदल जाने के कारण यह बल पुनः कार्य करता है और पुनः कार्य करने के बाद यह आधा चक्र फिर घूम जाती है और इस तरह से आधा आधा एक चक्र पूरा हो जाता है और इस प्रकार से हर चक्र ये घूमती रहती है और विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती रहती है। क्या, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती रहती है। ठीक है स्टूडेंट, और तब इसके बाद लास्ट हेडिंग होगी हमारी, हम यहाँ पे दे रहे हैं
उपयोग। ठीक है स्टूडेंट्स, उपयोग। उपयोग में हम क्या करते हैं, इस बात पे ध्यान रखिए। उपयोग में स्टूडेंट्स विद्युत मोटर का उपयोग आप सभी लोग जानते हैं। विद्युत मोटर का उपयोग हम क्या करते हैं, जल पंप चलाने में करते हैं, विभिन्न प्रकार के यंत्र चलाने में करते हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग को हम लिख देंगे, जल पंप चलाने में करते हैं, विभिन्न प्रकार के यंत्रों में करते हैं, गन्ना पेराई संबंधी मशीनों को चलाने में भी करते हैं, घरों में बिजली अन्य कई जगहों पे करते हैं स्टूडेंट्स। एक दो उपयोगों को आप लिख लीजिएगा। और इस तरह से हमारी वीडियोस का फिजिक्स का ये मैटर समाप्त हुआ। अगली वीडियो में समय भी काफी ज्यादा हो गया होगा, वीडियो ज्यादा बड़ा होगा स्टूडेंट, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। मैं किसी को ये इसी प्रकार से सेट रहेगा और इसी वीडियो को मैं अभी अगले दूसरी वीडियो के रूप में मैं दूंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अमरजीत सर आएंगे और आपको मैथ पढ़ाएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।